नमस्कार। बीए तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं उनका जो हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र है अर्वाचीन हिंदी काव्य, उसके अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविताओं पर अपना व्याख्यान दूंगी। निराला, जिनका असली नाम है पंडित सूरज कुमार तिवारी, लेकिन उन्होंने स्वयं ही आगे चलकर अपना नाम बदल दिया। उनको लगा कि ये नाम उनका बड़ा अकाव्यात्मक है और इसलिए उन्होंने अपना नाम कर दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला उनका उपनाम और निराला उनके व्यक्तित्व की विलक्षणता और औदात्य को सूचित करता है। छायावाद, जैसा आपको सबको पता है कि छायावाद के कवियों में ही हम उनको परिगणित करते हैं, गिनते हैं। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उसमें से सर्वाधिक विविधता जिस कवि के काव्य में पाई जाती है वो है निराला। उन्होंने महाकाव्यात्मक औदात्य से लेकर बच्चों तक के लिए अपनी रचनाएं लिखी हैं और कभी कभी विश्वास नहीं होता कि जिस रचनाकार ने जूही की कली लिखी है या कि राम की शक्ति पूजा लिखी है या कि सरोज स्मृति लिखी है, वही कुकुरमुत्ता और गर्म पकौड़ी जैसी रचनाएं लिख सकता है। आज हम उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर बातचीत करेंगे और जो आपके पाठ्यक्रम में उनकी 3 कविताएं हैं, जागो फिर एक बार, तोड़ती पत्थर और माँ अपने आलोक निखारो, इन पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों से मैं कहूंगी कि यदि वे चाहें तो कुछ नोट भी कर सकते हैं जो उनको स्क्रीन पे दिखेगा। कुछ विशेषताओं पर हम विमर्श करेंगे, कुछ उनकी कविताओं पर विमर्श करेंगे और मैंने कोशिश की है कि विजुअल्स भी आपको दिखाएं ताकि आपको नीरसता का अनुभव ना हो। तो हम शुरू करते हैं। आप लोग अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। यदि कुछ नोट करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं और फिर बाद में हम एक प्रश्न उत्तर वाला सेशन भी रखेंगे। मैं आपसे पूछूंगी या आप मुझसे पूछेंगे और इस तरह हमारा विमर्श पूर्ण हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में ये 3 कविताएं हैं निराला जी की, जागो फिर एक बार, तोड़ती पत्थर और माँ अपने आलोक निखारो। ये देखिए, छायावाद के 4 स्तंभ, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। अब ये देखिए आप महाप्राण निराला जी की तस्वीर। उनका महाप्राणत्व उनके व्यक्तित्व, उनकी आंखों से ही दिखाई पड़ता है। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात ये कही थी कि मनुष्य की मुक्ति की तरह ही कविता की मुक्ति भी होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। आपको पता है कि जो उनकी कविता थी जूही की कली, वो उन्होंने उसको बिल्कुल एक अलग रीत पे लिखा था और उस समय सरस्वती के जो संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने उस कविता को छापने से इनकार कर दिया था कि ये कौन सा छंद है, कोई केचुआ छंद या रबड़ छंद, इस तरह का उन्होंने उसको अभिधान दिया और वो कविता लौटा दी थी। तो उस पर उन्होंने अपनी ये बात कही कि कविता को भी छंदों के बंधन से आजाद होना चाहिए। अब उनका हम ये जीवन वृक्ष देखते हैं। उनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1899 को और मृत्यु हुई 15 अक्टूबर 1961 को। जन्म स्थान उनका महिषादल बंगाल में था और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, प्रयाग में उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। उनके व्यक्तित्व के बारे में उनके जीवनी लेखक ने जो बात कही है वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। निराला का व्यक्तित्व उनके साहित्य से कम रोचक और आकर्षक नहीं है। गोमती के किनारे फुटबॉल का मैच खत्म होने पर भीड़ में उन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। बहुत कम पंजाबी और पठान उनके डील डॉल का मुकाबला कर सकते हैं। ये बात उनके जीवनी लेखक ने, जो बहुत उनके साथ रहे, उनके पास रहे, उनके निकट रहे, उन्होंने, डॉक्टर रामविलास शर्मा, उन्होंने लिखी। और वैसे भी निराला का व्यक्तित्व जब हम उनकी तस्वीरों में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रीक देवता का व्यक्तित्व हमारे सामने आया हो। फिर निराला के एक और अध्येता है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। उन्होंने भी अपनी एक टिप्पणी की, आयत दृग पुष्ट देह गत भय अपने प्रकाश में निसंशय प्रतिभा का मंदस्मित परिचय संस्मारक। और वो लिखते हैं कि ये चित्र
जितना निराला ने तुलसीदास का खींचा है उतना ही ये उनका खुद का भी है। अब उनकी सृजन संपदा हम देखें। उनका पहला काव्य संकलन है अनामिका, 1923 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। दूसरा है परिमल, जो 1929 में लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। गीतिका 1936 इलाहाबाद से। फिर अनामिका द्वितीय, उसको फिर से उन्होंने संशोधित करके प्रस्तुत किया अनामिका को 1939 में, जो कि इलाहाबाद से प्रस्तुत हुआ। यदि छात्र चाहें तो ये नोट कर लें, क्योंकि हमारा जो प्रश्नोत्तर सेक्शन होगा उसमें इस पर भी आधारित प्रश्न हम उन पे बात कर सकते हैं, है ना। तुलसीदास ये 1942 में प्रकाशित हुआ इलाहाबाद से। इसके पश्चात अणिमा 1943 में उन्नाव से। फिर उनकी एक ऐसी युगांतरकारी कृति जिसने साहित्य जगत में तहलका मचा दिया था, वो थी कुकुरमुत्ता, 1942 में उन्नाव से प्रकाशित हुई। बेला 1946 में इलाहाबाद से। फिर नए पत्ते 1946 इलाहाबाद। अर्चना प्रयाग 1950 में प्रकाशित हुई। आराधना 1953 पुनः प्रयाग से प्रकाशित हुई। फिर गीत गुंज जो 1954 में बनारस से प्रकाशित हुई। और सांध्य काकली इलाहाबाद से प्रकाशित हुई 1969 ईस्वी में। यह उनका मरणोपरांत प्रकाशित काव्य संग्रह है। मतलब वो इस संग्रह को देख नहीं सके, वो उनका देहावसान तब तक हो चुका था। अब ये देखिए आप, ये कुछ इमेजेस मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कि किताबें तो हम नहीं देख पाते इतनी, पर कम से कम उन किताबों के कवर ही देख लें। कि देखिए अनामिका, ये तुलसीदास और ये अपरा, ये परिमल, आराधना और कुकुरमुत्ता। नए पत्ते, गीतिका और ये उनका अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली। अब हम देखते हैं उनके कहानियों के बारे में। उनके 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। लिली लखनऊ से, सखी भी लखनऊ से, फिर सुकुल की बीबी इलाहाबाद और चतुरी चमार, यह भी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है 1945 ईस्वी में। ये देखिए, ये इमेजेस भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये चतुरी चमार है और ये सुकुल की बीवी है। अब उनके उपन्यास देखें हम। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे और 2 उपन्यास उनके अपूर्ण ही रह गए, चमेली और इंदुलेखा के नाम से। अब इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि 2 उपन्यासों के नाम अलग रंग में है। उसका कारण यह है कि कई जो विद्वान आलोचक हैं वो इन दोनों कृतियों को उपन्यास न मानकर संस्मरणात्मक रेखा चित्र मानते हैं। ये देखिए उनके उपन्यासों की छवियां। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरिहा, काले कारनामे और चोटी की पकड़। निराला को अपने समय में बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा और इसलिए उन्होंने जवाब देने के लिए कलम का ही सहारा लिया और अपने निबंधों और आलोचना पुस्तकों के माध्यम से उस समय के विरोधियों को उन्होंने माकूल जवाब देने का प्रयास किया। उनका निबंध संग्रह है प्रबंध पद्म, पे प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और रविंद्र कविता कानन। ये सारी जो पुस्तकें मैंने आपको बताई, इनका संदर्भ स्रोत डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव की जो मोनोलॉग लिखा है उन्होंने निराला पर, उससे मैंने लिया है। अब जो रचनाकार राम की शक्ति पूजा जैसे महाकाव्यात्मक औदात्यपूर्ण रचना लिख रहा है, जिसमें एक बहुत ही कठिन मृत्यगंधी गद्य को उसने छंद को उसने प्रयुक्त किया, उसी ने बच्चों के लिए भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। और एक बार उनसे बातचीत के दौरान कहीं उल्लेख ये मिलता है कि किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लिखने में मुझे बड़ा सुख और बड़े संतोष का अनुभव हुआ। तो ये बाल साहित्य में उनकी 4-5 रचनाएं मिलती हैं। भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप और सीख भरी कहानियां। ये देखिए उनके इमेजेस आप देख लीजिए, छवियां देख लीजिए, चित्र देख लीजिए। महाराणा प्रताप, भक्त प्रहलाद और भीष्म पितामह।
अब हम देखते हैं इस आरेख के माध्यम से कि उनकी साहित्य साधना कहाँ कहाँ विकसित और पल्लवित हुई। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और कलकत्ता। यदि समग्र रूप से हम निराला के काव्य के वैशिष्ट्य पक्ष पर ध्यान दें तो कथ्य मतलब उन्होंने क्या क्या कहा है, तो उसमें वो सर्वाधिक वैविध्य के कवि हैं। छायावादी, स्वच्छंदतावादी, प्रेम और रोमांस और प्रकृति चेतना को छूते हैं और उसके साथ साथ उनका ध्यान इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी पर भी जाता है। कढ़ाई में तेल में उबलती गर्म पकौड़ी को भी वो देखते हैं और उतने ही उदात्त भाव से वे अपनी पुत्री की स्मृति में सरोज स्मृति नामक हिंदी का एक बहुत श्रेष्ठ एलिजी या श्रेष्ठ शोक गीत भी लिख डालते हैं। उनके कथ्य पक्ष के ये कुछ बिंदु हो सकते हैं, आप अगर चाहें तो इनको लिख सकते हैं। वैविध्य के कवि हैं, अद्वैतवादी और समर्पण भाव से युक्त हैं। इस भाव से युक्त एक कविता आपके पाठ्यक्रम में है उनकी, माँ अपने आलोक निखारो। फिर वो प्रगतिवादी हैं, अर्थात उन्होंने वर्ग संघर्ष, वर्ग वैषम्य और क्रांति चेतना की भी बात अपनी कविताओं में की है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है महाप्राणत्व। महाप्राणत्व का अर्थ ये होता है कि लगातार प्रतिकूलताएं झेलकर, लगातार अनवरत विरोध झेलते हुए, प्रहारों को झेलते हुए भी अपनी रचनात्मकता को, अपनी जिजीविषा को बचाए रखना, ये महाप्राणत्व उनकी रचनाओं में हमको मिलता है। और यही कारण है कि हम सब उनको महाप्राण निराला के नाम से भी जानते हैं। उनके काव्य का एक बहुत विशिष्ट स्वर है विद्रोह। कविता को छंद से मुक्त कराने से लेकर अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री के विवाह में स्वयं पंडित के स्थान पर मंत्र पढ़ने तक उनकी यह विद्रोही चेतना हमको दिखाई पड़ती है। फिर गीति सौंदर्य, उन्होंने बहुत सुंदर कुछ गीत लिखे हैं। इसके अलावा कुछ उन्होंने लोकगीत के अंतर्गत होली गीतों की भी रचना की है। फिर महाकाव्यात्मक औदात्य, यद्यपि उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा जैसे कथा प्रसंगों को लेकर उन्होंने रचनाएं की हैं और ये रचनाएं किसी भी दृष्टि से महाकाव्य के औदात्य से हीन नहीं है। प्रकृति चेतना, जैसे कि और सभी छायावादी कवियों ने अनुसरण किया है प्रकृति का, उसका मानवीकरण किया है, प्रकृति में अपना मार्ग ढूंढा है, वैसे ही निराला ने भी प्रकृति चेतना पर अपनी कविताएं लिखी हैं। जो जूही की कली उनकी सुंदर कविता है, वह बहुत ही इस बात की, इस उनके बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम आते हैं उनके शिल्प पक्ष पर। तो सबसे पहला जो बिंदु हम इसमें देखते हैं वो है छंद मुक्त प्रवाह। तो उन्होंने भले ही उनके छंद को कहा गया कि केचुआ छंद है या रबड़ छंद है, बावजूद इसके वो इसी तरह से लिखते रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कविता में लय का अभाव है। जब वो स्वयं अपनी कविताओं का वाचन किया करते थे, हमको तो वो सौभाग्य मिला नहीं, पर जो उनके समकालीन जो बताते थे कि जब वो राम की शक्ति पूजा पढ़ते थे या कि जब वो जागो फिर एक बार पढ़ते थे, तो वो जो दृश्य होता था वो देखने लायक होता था। फिर भाषा, तो भाषा में उन्होंने संस्कृत की तत्सम शब्दावली से लेकर सामासिक पदावली से लेकर ठेठ देशी बोलियों के शब्दों तक अपनी रचना के ओर छोर को फैलाया है। फिर संगीतात्मकता, कि जैसे पहले कहा कि वो गाए जा सकते हैं, उनके बहुत सारे गीत, उनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो गेय हैं। संगीतात्मकता उनके यहाँ मिलती है, चूंकि बंगाल में जन्म हुआ, बंगाल के संगीत का और साहित्य का और संस्कृति का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। फिर अलंकृति, अलंकारों का भी बहुत सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है। जब हम अभी उनके पाठ्य रचनाएं पढ़ेंगे तब ये बात अपन देख पाएंगे। और फिर प्रयोग धर्मिता, ये वो प्रयोग धर्मिता वह विशिष्ट बिंदु है जो निराला को उनके अन्य समकालीन कवियों से अलग करता है, क्योंकि निराला किसी भी खांचे में, किसी भी चौखटे में बंधने वाले कवि नहीं रहे। यही कारण है कि आज तक जो समकालीन कवि हैं
जो नए कविता के कवि आए उन सब ने किसी न किसी रूप में निराला के अवदान को स्वीकार किया है और उन्हीं की धरोहर को आगे बढ़ाया है। उनकी रचनाओं में कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनको कि हम मील का पत्थर मान सकते हैं, जैसे जूही की कली, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। अब हम उनकी पाठ्य रचनाओं पर आते हैं। ये जागो फिर एक बार शीर्षक से 2 भागों में उनकी जो है कविता है। इसका पहला भाग जो है वह प्रेम और श्रृंगार के जागरण की बात करता है और जो दूसरा भाग है वो राष्ट्रीय स्वतंत्र चेतना को जगाने की बात करता है। तो पहले हम इस पहले भाग की बात करते हैं। इसमें से कुछ मैंने पाठ्यांश चयनित किया हुआ है, यदि आपके पास पुस्तकें हो तो आप उसको खोलकर देख सकते हैं। अरुण पंख तरुण किरण, खड़ी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार। अस्ताचल ढले रवि, शशि छवि विभावरी, चित्रित हुई देख यामिनी गंधा जगी। पियुरव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधू, याद कर बीती बातें नयन जल ढल गए। पोछो प्रिय नयन नीर, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में एक अनुभव बनता रहे। उभय आत्माओं में क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, ऐसे ही बीते संसार के दिन पक्ष मास, जागो फिर एक बार। ये पाठ्यांश मैंने चयनित किया है, इसको आप देखें, इसको समझ लें अब थोड़ा। इस कविता में प्रेम, सौंदर्य और जागरण के चित्र हैं। सूर्य की लाल लाल किरणों ने जगत को सोते से जगा दिया है। हम देखते हैं कि सारी सृष्टि में एक नियत क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है जो परस्पर एक दूसरे को बांधता है। सूर्य के ढलते ही नभ में छाई हुई चांदनी देखकर रजनीगंधा खिल उठती है, चकोर चांद को देखने लगता है और फिर पपीहे की पीऊ पीऊ की रट सुनकर अपने प्रिय से बिछुड़ी दुल्हन बीती बातें याद करके वैसे ही आंसू बहाती है जैसे कलियों से ओस की बूंदें धुलक जाती है। ऐसे में वह प्रिया आह्वान करती है कि पवन में सुगंध की तरह उसके प्रिय और उसकी दोनों की बुद्धि, मन और प्राण एक होकर ब्रह्मानंद का अनुभव कर ले। और इस अनुभव को व्यक्त करने के लिए जब प्रातः काल हुई तो कवि के कंठ में सरस्वती जी पधारी और उन्होंने ये इन अनुभूतियों को स्वर दिया, शब्द दिया। इस तरह प्रकृति का चक्र निरंतर चलता रहा और कवि प्रिया जागने की पुकार लगाती रही। तो ये जो कविता है इसका मुख्य विषय वो है प्रेम और श्रृंगार और जागरण। इसके कुछ विशिष्ट बिंदु देख लीजिए इस कविता के। इनको हमने 2 भागों में बांट दिया है, एक तो कथ्य पक्ष है और दूसरा शिल्प पक्ष है इसी कविता के आधार। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रेम व सौंदर्य चेतना। दूसरा बिंदु है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण इस अर्थ में कि जो दुल्हन है, जो वधू है, वो अभी बिछड़ी हुई है और वो ये चाह रही है कि फिर से ऐसे हम जाग जाएं कि फिर अलगाव या अलग होने का भाव कभी जीवन में आए ही नहीं। फिर देखिए प्रकृति निरूपण, मानवीकरण किया हुआ है। सारे जो प्रकृति के कार्य व्यापार हैं वो वैसे ही घटित हो रहे हैं जैसे कि कोई मनुष्य करता है। फिर परिवर्तन के स्वर, इसमें यह भी बताया है कि जो प्रकृति है वो निरंतर बदल रही है। इस पूरी सृष्टि में जो एक शाश्वत चीज है वो है परिवर्तन और प्रकृति का अपना एक निश्चित क्रम है, वो लगातार बदलती रहती है। अब देखिए इसका भाषा शिल्प, यदि आप देखना चाहें, ये अरुण पंख तरुण किरण, शशि छवि विभावरी, सेज पर विरह विदग्धा वधू, फिर नयन नीर, बुद्धि बुद्धि में हो लीन मन, क्षण क्षण में परिवर्तित। ये इस तरह से उन्होंने संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया है। दूसरा इसमें पॉइंट, दूसरा जो बिंदु है वो ये आएगा कि इसमें अलंकारिकता है। फिर इसमें बिंब बनता है कि जैसे उन्होंने कहा कि अरुण किरण पंख खोल, तो एक चित्र हमारे मन में बनता है कि कैसे वो सूरज की लाल लाल किरण है वह उसने
अपने पंख खोले हैं तभी उसने पूरे आकाश को क्या कर दिया है, पूरा लाल कर दिया है। और मुक्त छंद का सौंदर्य तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एक यहाँ पर एक कथन आप लोगों को यदि नोट करना हो तो कर लीजिए। इस कविता के ऊपर निराला के जीवनी लेखक और उनके अभिन्न सहचर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि सौंदर्य संबंधी कविताओं में इस रचना का अन्यतम स्थान है। एक लघु चित्र से संतुष्ट न होकर वे सौंदर्य के लघु और विराट चित्रों की कड़ियां जोड़ते चले जाते हैं। इसको कहते हैं कवि का असंतोष, कि उसको एक बिंब बनाकर, एक चित्र बनाकर संतुष्टि नहीं मिलती और वो और अधिक बताने की चेष्टा, अभिव्यक्त करने की चेष्टा करता रहता है। अब ये जागो फिर एक बार शीर्षक से दूसरा भाग है और इसमें पुनर्जागरण का आवाहन है, लेकिन यहाँ पर संदर्भ बिल्कुल बदल गया है। यहाँ पर संदर्भ है परतंत्रता से मुक्ति पाने की इच्छा, आकांक्षा और सोए हुए राष्ट्र को जगाने की बात। और इसके लिए कवि ने इतिहास से कुछ प्रसंगों का उल्लेख किया है ताकि शिथिल, पराजित मानसिकता वाली भारतीय जनता को अंग्रेजों से जूझने के लिए जगाया जा सके। इसमें से भी मैंने एक पाठ्यांश आपका चयनित किया है, आप लोग अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। शेरों की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। सिंह की गोद से छीनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। रे अजान, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। दुर्बल वह छिनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। इस काव्यांश में ऐतिहासिक प्रसंगों के उल्लेख के माध्यम से कायरता की भर्त्सना की गई है। शिवाजी का प्रसंग आपको पता है, किस तरह धोखे से अफजल खान ने उन पर हमला किया, तो वो उनको स्यार कहा गया और शिवाजी को सिंह कहा गया है। इसी प्रकार इसमें यदि आपके पास पुस्तक होगी तो उसमें गुरु गोविंद सिंह का उल्लेख आया है कि 1.25 लाख पर एक एक को चढ़ाऊंगा तब निज नाम गोविंद सिंह कहूंगा। तो विदेशी आक्रांताओं के समक्ष भारतीय साहस को उन्होंने महिमा मंडित किया है। ये जो एक रीति है, प्रसाद ने भी इस रीति का आश्रय लिया है कि वो वर्तमान की शिथिलता को दूर करने के लिए अतीत के प्रसंगों की ओर जाते हैं और वहां से अपना उल्लेख लाते हैं। इस कविता की विशेषताएं, कुछ पॉइंट्स इसमें भी बनते हैं, कुछ बिंदु इसमें बन रहे हैं। देखिए, जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक नव जागरण, फिर से जगाने की चेष्टा की गई है कि ये हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने सब अपने संघर्ष किए हैं, क्रांतियां की हैं, लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर हम आज मुक्ति पा सके हैं। तो हर समय यही जिजीविषा और यही अपराजय बोध हमको चाहिए होगा। और इसी तरह दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय उद्बोधन, राष्ट्र को पुनर्जागृत करने की चेष्टा, और इसके साथ साथ अतीत गौरव का पुनर्स्मरण, अतीत के जो महिमामय जो हमारे प्रसंग हैं, जो हमारे गरिमा पुरुष हैं, उन सबको याद करते हुए ये जगाने का काम किया है। शिल्प में आप फिर देखिए वही तत्समयुक्त सामासिक शब्दावली, और यहाँ पर फर्क केवल ये आ गया है कि यहाँ पर जो शैली है वो ओज गुण से युक्त है। जब वो कहते हैं कि सिंह की मांद में आया है आज फिर स्यार, इस तरह से एक ओजस्वी वो अपनी वाणी यहाँ पर बताते हैं। फिर ध्वनि आवर्तों का प्रयोग, एक एक सी ध्वनियों को बार बार वो लाकर, जैसे आप देखिए ये शेर की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। फिर मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। दुर्बल वह छिनती संतान जब, और इस प्रकार ये देखिए अंत में आप, गीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने कहा कि सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। निराला कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन से बहुत पहले
गीता जी में ये बात कही जा चुकी है कि योग्यतमावशिष्ट, जो योग्य है वही बचा रहेगा। तो वो यहाँ पर ये याद दिला रहे हैं कि ये पश्चिम की उक्ति नहीं है, ये गीता है और स्मरण करो बार बार। तो वो एक ओज पूर्ण शैली में वो जगाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। इस कविता पर फिर से एक टिप्पणी आपको यहाँ बता देती हूँ। निराला काव्य को एक बिल्कुल नए प्रकाश में देखा था डॉक्टर दूधनाथ सिंह ने, और उन्होंने इस कविता पर जो अपनी टिप्पणी की है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि शैली में वही ओजस्विता गरिमा, भारतीयता में वही अखंड आत्मविश्वास और वही अमृतस्य पुत्रा वाला बिंब पूरी कविता में संगुम्फित है। और साधारण भारतीय के लिए यह उद्बोधन निश्चय ही एक कोलाहलपूर्ण उत्तेजना तक ले जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि बुंदेलखंड का आल्हा सुन के सुनने वालों की भुजाएं फड़क उठती हैं, वैसे ही इस कविता को जब हम पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, तो एक उत्तेजना का भाव, एक ओजस्विता का संचार हमें होता है। अब ये देखिए, अगली कविता है तोड़ती पत्थर। इसका प्रसंग ये है कि वो कभी गर्मी की भरी दोपहरी में इलाहाबाद में जा रहे थे और उनको अचानक एक स्त्री सड़क पर पत्थर कूटते हुए दिखी। और एक कंट्रास्ट रचते हैं निराला यहाँ पर, एक विरुद्ध यहाँ पर रचा है उन्होंने कि ये स्त्री जहाँ बैठी है उसके सिर के ऊपर कोई पेड़ नहीं है छायादार, जबकि उसके ठीक सामने एक बहुत विशाल अट्टालिका है, बहुत बड़ा महल की तरह का घर है और पेड़ों से घिरा हुआ, और वहां पर सितार बज रहा है, लोग उस गर्मी का आनंद ले रहे हैं। निराला यहाँ पर ये इंगित करते हैं कि वे जो पत्थरों को कूटकर निर्माण कर रहे हैं उनके सर पर तो पेड़ तक नहीं है, और जो इनके श्रम पर मौज कर रहे हैं वो पूरी विलासिता में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये तोड़ते पत्थर कविता निराला की कविता का एक नया मोड़ था, जिसके माध्यम से उन्होंने वर्ग संघर्ष, वर्ग विषमता और वर्ग चेतना की ओर हमारा ध्यान दिलाया। इसमें से भी एक अंश मैं चयनित करके लाई हूं। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, रुई ज्यों जलती हो भूप, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। और अंतिम जो पंक्ति है इसकी कविता की, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो स्वयं निराला ने जब इस कविता के बारे में एक पत्र लिखा था अपने किसी सौहृद को, अपने किसी सह लेखक को, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो अंतिम पंक्ति है कि मैं तोड़ती पत्थर, इसका मतलब कि मैं तोड़ती पत्थर हृदय। ये पत्थर हृदय कौन है? जो दूसरों के श्रम पर आनंद का जीवन बिता रहे हैं। तो यद्यपि बीच में कविता में हमको लगता है कि निराला उस चेतना की बात कर रहे हैं कि उसने कहा कि मार उस दृष्टि से देखा जो मार खा रोई नहीं, मतलब एक प्रतिकार का भाव, एक विरोध का भाव उसकी आंखों में देखने को मिला, लेकिन अंत में वो फिर विरोध और प्रतिकार नहीं रहा, वो एक करुणा में, एक संवेदना में कविता समाप्त हो जाती है। अब इस कविता में देख लीजिए आप इसकी विशेषताएं। तीखी गर्मी में कर्मरत एक मजदूर स्त्री का विसंगतिपूर्ण जीवन और आभिजात्य के विरोध में सर्वहारा की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति हुई है। अब ये जो आभिजात्य का विरोध है और एक मजदूर स्त्री का जो विसंगतिपूर्ण जीवन है, वो क्या है कि घने छायादार पेड़ों से घिरे ऊंचे भवनों में रहने वालों का जीवन सुखी है, किंतु जो इन भवनों के निर्माता हैं वे सड़क पर पत्थर तोड़ते हैं। ये कैसी विसंगति है, विडंबना है। कविता के मध्य में कवि मार खा के न रोने वाली दृष्टि का उल्लेख तो करते हैं, किंतु अंत में हम ये देखते हैं कि एक करुणा भाव उमड़ता है कि इस अथक श्रम की प्रतिक्रिया से शायद कभी ये जो निर्मम हृदय है, जो ये वर्गीय अंतराल है, ये शायद कभी मिट जाए। इस कविता की विशेषताएं आप देख लीजिए। करुणा का स्वर है, काव्यगत अभिजात्य से मुक्ति का प्रयास किया है उन्होंने, कुछ ऐसे शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जो ठेठ हिंदी के हैं। फिर वर्गीय अंतराल और प्रगतिवादी चेतना की प्रस्तुति। भाषा शिल्प सहज है,
तत्सम भी है इसमें और देशज शब्द भी है, मतलब स्थानीय बोलियों का भी प्रयोग है, स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग है और संस्कृत की सामासिक शब्दावली भी इसमें दिखाई देती है। और ये जो कविता है यथार्थवादी कविता का एक कलात्मक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूधनाथ सिंह ने इस कविता पर एक टिप्पणी की है, उसको आप देखिए। निराला ने जन सामान्य का प्रतिपक्ष, वह अभिजात्य वातावरण प्रस्तुत किया है और एक संभावना यह हो सकती है कि उन्होंने अर्थ, स्थिति और चित्र को और अधिक गहरा बनाने के लिए विरोधी रंगों का इस्तेमाल किया है। ये विरोधी रंग क्या है, ये प्रतिपक्ष क्या है, ये देखिए। सड़क पर लू है ना, रुई ज्यों जलती हुई भू, जमीन जो है वो कैसे जल रही है, जैसे रुई जल जाती हो, उस पे पैर नहीं रखा जा सकता। और उस धरती पर बैठकर वो स्त्री एक भारी हथौड़े से पत्थर तोड़ रही है, धूल में लिपटी हुई है, लू चल रही है और उसके ठीक सामने ये प्रतिपक्ष है कि हरे भरे शाद्वल वृक्ष, शाद्वल मतलब एकदम पानी यानी जिन पे पड़ता रहता है, एकदम ताजे जो बने हुए हैं, ऐसे वृक्षों से युक्त अट्टालिका। यहाँ पर निराला उस वर्ग विषमता, उस वर्गीय अंतराल को बताना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अंत में आते आते संघर्ष का वह पक्ष निराला एक तरह से छोड़ देते हैं और उसे एक विवश दैन्य में ले जाकर छोड़ देते हैं। तो ये एक टिप्पणी, बहुत सुंदर टिप्पणी है तोड़ते पत्थर कविता पर। अब जो आपके पाठ्यक्रम में आपकी तीसरी जो कविता है वो है माँ अपने आलोक निखारो, और ये कविता भी बिल्कुल अलग तरह की कविता है। निराला के, हमने कहा कि वो बहुत विविधता के कवि हैं, तो उनके यहाँ प्रेम और श्रृंगार है, उनके यहाँ वीर रस मिलता है, राष्ट्रीय उद्बोधन मिलता है, प्रबोधन मिलता है, फिर वो अपने समय के यथार्थ से भी जूझ रहे हैं और उसके साथ साथ ईश्वर के प्रति, उस आध्यात्मिक सत्ता के प्रति वो एक शरणागति का, समर्पण की मुद्रा, जैसा चित्र आप देख रहे हैं, ये शरणागति की मुद्रा है। उस विराट अनंत सत्ता के सम्मुख अपने आप को लघु मानकर, निसहाय मानकर, असहाय मानकर अपना सिर झुका देना। यह कविता निराला द्वारा लिखे गए भक्ति गीतों में से एक है और कवि का प्रपत्ति भाव और शरणागति के स्वर यहाँ पर विद्यमान है। ये कविता आप अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं। माँ अपने आलोक निखारो। माँ संबोधन यहाँ पर अमूर्त है। अमूर्त इस अर्थ में है कि माँ से तात्पर्य उनका किसी विशेष से नहीं है कि जैसे दुर्गा, मतलब वो किसी के लिए भी हो सकता है, दुर्गा या शक्ति के लिए भी हो सकता है, वो भारत माता के लिए भी हो सकता है और सरस्वती के लिए भी हो सकता है। और इस पूरी कविता में मुक्ति के लिए प्रार्थना है, जो व्यक्तिगत होते हुए भी सार्वजनिक भाव को बताती है। इस कविता में वे एक भक्त के रूप में दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसा भक्त जो संसार से पलायन नहीं कर रहा, बल्कि जो जीवन और जगत को पूर्ण, पवित्र और सुंदर देखना चाहता है। एक ऐसे समय में जबकि धरती और उस पर रहने वाला मनुष्य दोनों नारकीय वेदना भोग रहे हैं, जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं, आसपास बहुत संघर्ष हैं, तो ऐसे में कवि केवल अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो सबके लिए मांग रहा है। क्या मांग रहा है कि मनुष्य क्या कर सके, ज्ञान, विवेक और सौंदर्य को चुनने की क्षमता मनुष्य को मिल सके और यह धरा, यह धरती फिर से रस, गंध और नाद से भर उठे, ये धरती फिर से एक बार स्वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर जो कवि है वो शरणागति का भाव यहाँ पर दिखा रहा है, समर्पण की मुद्रा में है, और मुक्ति की जो उसकी इच्छा है वो केवल उसके अकेले अपने लिए नहीं है, वो पूरी मनुष्य के लिए, पूरी सृष्टि के लिए ये भाव बता रहा है। इस कविता की विशेषताएं देख लीजिए आप। कथ्य क्या कहा गया है, तो सबसे पहले तो शरणागति और समर्पण भाव की अभिव्यक्ति हुई है इसमें। दूसरा बिंदु जो है वो मानव मात्र के लिए प्रार्थना है, मतलब यहाँ पे निजी और व्यक्तिगत नहीं है, जो भी है वो सब कुछ मनुष्य मात्र के लिए है। तीसरी बात, निजी दुखों के मध्य भी सार्वजनिक दुखों का स्मरण। हमको निराला के जीवन के विषय में पता है कि एक एक करके उन्होंने बहुत सारे आघात प्रतिघात झेले, अपने आत्मीय
स्वजनों का विछोह झेला और उसकी प्रतिक्रिया एक जिसको कहते हैं कि विरेचन के द्वारा उनके साहित्य में हमको दिखाई पड़ती है। मतलब वो दुखी होते हैं तो उनका दुख उनकी रचनाओं में बहुत कम आता है। केवल दो, इनकी पूरी काव्य सृष्टि में दो ऐसी रचनाएं हैं जहां पर कि निराला का दुख हमको व्यक्तिगत स्तर पर दिखाई देता है। एक तो राम की शक्ति पूजा में और दूसरा सरोज स्मृति में, जो कि उन्होंने अपनी मृत दिवंगत पुत्री की स्मृति में लिखा था। और कुल मिलाकर ये कविता एक उदात्त भाव को बताती है, एक प्रपत्ति का भाव, एक ईश्वरीय अनुकंपा को पाने की इच्छा इस कविता को पढ़कर हो जाती है। और शिल्प सहज है, सरल भाषा है और प्रभावपूर्ण शब्द चयन है। इस कविता पर भी एक टिप्पणी दूधनाथ सिंह ने की है कि इस तरह अपनी दैन्य जर्जरता के उत्कट क्षणों में भी वे सार्वजनिक दुखों को नहीं भूलते और यही उनकी प्रार्थना की सबसे बड़ी विशेषता है, जो उन्हें पूर्ववर्ती परंपरागत भक्तों से अलग करती है। तो निराला विद्रोही कवि भी है, निराला राष्ट्रीय कवि भी है और निराला भक्त कवि भी हैं। अर्चना, आराधना, अणिमा, इनमें उनके जो भक्ति गीत हैं वो संकलित हैं। अब आप ये देखिए कि जब हम निराला को पढ़ते हैं तो हमको कौन कौन सी किताबें उनकी देखनी चाहिए जिनसे हमको मदद मिलेगी उनको समझने में। ये देखिए, अंत अनंत, फिर नंद किशोर नवल की एक कृति है निराला, कृति से साक्षात्कार, बहुत सुंदर पुस्तक है ये। फिर ये तीसरी किताब देखिए, निराला की साहित्य साधना, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उनकी जीवनी लिखी है 2 भागों में, जो निराला की साहित्य साधना के नाम से प्रकाशित हुई है। इसके 2 भाग हैं। फिर ये देखिए, प्रकृति चेतना का अध्ययन यदि करना हो तो निराला काव्य में प्रकृति, फिर निराला काव्य की छवियां, फिर एक संचयिता, एक संचयन प्रकाशित हुआ है निराला की रचनाओं का, संचयिता नाम से, निराला नाम से। फिर युग कवि निराला, फिर स्मरण में है आज जीवन। फिर ये देखिए, निराला और मुक्तिबोध, इनकी तुलना करते हुए एक बहुत श्रेष्ठ रचना नंद किशोर नवल ने की है। जिनको हम जो मुक्तिबोध हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, वो निराला की परवर्ती पीढ़ी है, निराला की ही पीढ़ी में वो आगे आते हैं। उन्हीं की तरह का संघर्ष, उन्हीं की तरह की तकलीफें, उन्हीं की तरह की विसंगतियां मुक्तिबोध के काव्य में भी दिखाई देती हैं। और जैसे निराला ने लंबी कविताएं लिखी हैं, तुलसीदास लिखी, यमुना के प्रति लिखी, कुकुरमुत्ता लिखी, राम की शक्ति पूजा लिखी, वैसे ही मुक्तिबोध ने भी बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं। और यही कारण है कि इन दोनों कवियों का एक तुलनात्मक मूल्यांकन नंद किशोर नवल ने अपनी पुस्तक में किया है। फिर 2 शरण, ये निराला के भक्ति काव्य, जो उनकी भक्ति रचनाएं हैं, उस पर ये संकलन मदद दे सकता है। फिर निराला का गद्य साहित्य, हमने देखा कि कविता के अलावा उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, ये भी निराला ने लिखी है, तो उनको समझने के लिए ये पुस्तक उपयोगी साबित हो सकती है। ये देखिए, निबंधों की दुनिया, फिर निराला की विचारधारा और विवेकानंद। तो निराला पर विवेकानंद का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और जो जागो फिर एक बार कविता है, वो उसमें आप विवेकानंद का दर्शन भी देख सकते हैं। फिर ये एक बहुत सुंदर पुस्तक है, निराला आत्महंता आस्था, दूधनाथ सिंह। इसमें उन्होंने ये बताने की चेष्टा की है कि जो भी कालजयी रचनाकार होता है, जो क्लासिक रचनाकार होता है, वो अपने को खाकर ही जीवित रहता है। मतलब वो अपने इतनी ज्यादा तकलीफें उठाता है कि वो अंदर से टूटता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है, लेकिन बाहर वो जो दे रहा है वो बहुत ही मूल्यवान प्रदेय उसका होता है। तो ये जो आस्था है निराला की, वो कैसी है? आत्महंता, आत्महनन करने वाली, खुद को ही मिटा देने वाली। ये जो स्वर है, ये इस पुस्तक में दिखता है। बहुत सुंदर पुस्तक है, आपके पुस्तकालय में जरूर होगी। इसको आप देखिएगा, कंसल्ट कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। फिर इसी तरह की और बहुत सारी किताबें हैं। निराला का गद्य साहित्य है और स्वाधीनता की चेतना, जागो फिर एक बार, यदि कविता का रेफरेंस आपको लेना हो तो इस किताब में आपको मिल जाएगा। फिर प्रतीक और बिंब, उनके शिल्प पक्ष पर ये किताब है, और सांस्कृतिक अनुशीलन निराला साहित्य का। फिर ये देखिए, उनका समूचा साहित्य, निराला रचनावली 1 से लेकर 8 भागों में निराला के संपूर्ण साहित्य को आप देख सकते हैं। उनकी कविताएं, उनके उपन्यास, कहानियां, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ये 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। फिर निराला की जीवनी,
पहले बताया जा चुका है, 2 भागों में है, निराला की साहित्य साधना के नाम से। अब कुछ स्मरणीय बिंदु हम याद कर लें। क्या है निराला, क्या क्या है? मुक्त छंद के प्रणेता हैं, अंतर बाह्य संघर्षों के मध्य अपराजेय, मतलब कभी थके नहीं, हारे नहीं, टूटे नहीं। धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह उन्होंने किया। छायावादी काव्य के सबसे विविधता लिए हुए कवि हैं और उनकी भाषा में दोनों छोर दिखाई देते हैं, तत्सम सामासिक शब्दावली से लेकर तद्भव, जो कि हिंदी की प्रकृति है, और उसके साथ साथ ठेठ देशज शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। अब यदि आपको कुछ पूछना हो इस व्याख्यान में तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो ये कुछ प्रश्न मैं बनाकर लाई हूं, हम इन पर चर्चा कर सकते हैं। कोई इच्छुक है पूछने का? किसी को नहीं पूछना प्रश्न? चलिए, तो हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं। एक ये रिमाइंडर भी है, जो कुछ अभी हमने कुछ आवाज। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैं महाकौशल कॉलेज से हूँ। कहाँ से बेटा? महाकौशल कॉलेज जबलपुर। हाँ जी, नाम बताइए, नाम बताइए अपना। शुभम पटेल, शौर्य पटेल। हेलो मैडम। हाँ बेटा। हेलो, शौर्य पटेल, महाकौशल कॉलेज से हूँ इन जबलपुर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, निराला का पहला काव्य संग्रह कौन था मैडम? अनामिका। थैंक यू मैडम। हेलो। हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे? मैं एनएमबी कॉलेज होशंगाबाद से बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। एनएमबी कॉलेज होशंगाबाद से बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी मैम, मैं शेरों की मान से आया आज सिहार के बारे में जानना चाहता हूँ। मैम, सिहार का मतलब क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए बेटा, सुनाई नहीं दे रहा। मैम, सिहार का मतलब क्या है? सिहार का थोड़ा सामने आ जाइए, सामने आके बोलिए। हाँ मैम, शेरों की मान से आया आज एक सिहार का मतलब क्या पूछना है आपको? अर्थ इसका? जी मैम। क्या अर्थ पूछना है? अच्छा, शेरों की मांद में आया है आज स्यार। जो स्यार होता है वो होता है धूर्त और चालाक, और शेर को जो है धूर्त और चालाकी आती नहीं, वो तो साहस का प्रतीक होता है। तो जो विदेशी आक्रमणकारी है वो घर में घुसे हुए हैं। हम भारतीय, निराला ने जो बताया, भारतीय क्या है? शेर है, और शेरों की मान में आज धूर्त और चालाक अंग्रेज कर आए, बचना है। तो शेर जो है वो भारतीय साहस का प्रतीक है, और जो स्यार है वो धूर्तता और विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतीक। थैंक यू मैम। ठीक है बेटा। और कोई? हेलो। हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो मैडम, मैं जोली पूछ रहा हूँ। ये निराला की जीवनी कितने भागों में है? ये बेटा 2 भागों में है। रामविलास शर्मा जी ने लिखी है, निराला की साहित्य साधना के नाम से। यस मैम। कौन कौन सी है मैडम ये? है मैम, कौन कौन सी है? 2? निराला की साहित्य साधना भाग 1 और निराला की साहित्य साधना भाग 2। अभी अब चित्र देखा था अपन ने। यस मैडम, थैंक यू मैडम। ओके। और कोई? हेलो। हाँ बेटा। हेलो। हाँ हाँ, नाम बताइए। मैडम, कमलचंद पटेल, एशियन पीजी कॉलेज खंडवा। बेटा सामने आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए। हाँ, कमलचंद पटेल। कमलचंद पटेल। अच्छा जी। एशियन पीजी कॉलेज खंडवा से। हाँ जी, बोलिए। मैडम, मैं पूछना चाहूंगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से स्वामी विवेकानंद किस प्रकार प्रभावित हुए? हाँ, जो उनकी जो जागो फिर एक बार कविता है ना बेटा, उसमें उनका कौन सी मैडम? कौन सी कविता? जागो फिर एक बार कविता में विवेकानंद का भाव दिखाई देता है। विवेकानंद ने कहा था ना, उत्तिष्ठ जागृत वो प्राप्य वरान निबोधत।
थो जी। और जागो, और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिले। तो यही भावना जो है इस जागो फिर एक बार जो खाक दो कविता है उसमें हमको दिखती है, निराला का उन पर, विवेकानंद का निराला पर प्रभाव है। जी मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ बेटा, हाँ मैं शासकीय महाविद्यालय, जगह का नाम बताइए और अपना नाम बताइए। हाँ मैम, मैं शासकीय महाविद्यालय पवई, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश, और मेरा नाम जगदीश कुमार प्रजापति है मैम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो केचुआ छंद है ये क्या है मैम, मेरे समझ में नहीं आया। केचुआ छंद। आवाज आपकी नहीं आ रही बेटा। मैम केचुआ छंद क्या होता है? हाँ, केचुआ छंद और रबड़ छंद एक्चुअली कुछ नहीं था। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की जो कविता थी जूही की कली, उस पर ये टिप्पणी की थी उन्होंने। और उसका कारण ये था कि जो पारंपरिक छंद होता है कि तुकबंदी रहती है, उसमें अनुप्रासिकता रहती है, उसमें जो गुरु लघु मात्राओं का जो एक निश्चित क्रम होता है, जूही की कली कविता इस पूरे क्रम को तोड़ रही थी। उसको छंदों के पारंपरिक प्रतिमान पर नहीं, वो उन प्रतिमानों पर लिखी ही नहीं गई थी। तो उस कविता को जब निराला ने छपने के लिए भेजा सरस्वती में, उस समय सरस्वती के संपादक थे द्विवेदी जी, तो उन्होंने वो कविता लौटा दी और ये टिप्पणी लगा दी कि ये क्या है, ये कौन सा कोई केचुआ या रबड़ छंद है। तो ये उन्होंने, उनकी टिप्पणी है, ये कोई छंद होता नहीं। थैंक यू मैम। ओके। हेलो। हाँ, पीजी का छिंदवाड़ा से नीतीश। जोर से बोलिए, मुझे नाम बताइए और कॉलेज का नाम बताइए। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से नीतीश जी। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से नीतीश। निराला का दर्शन क्या है? जी पूछिए बेटा। निराला का दर्शन क्या है? है निराला का दर्शन क्या है? निराला का आकर्षण, आकर्षण से क्या दर्शन है? निराला का दर्शन हाँ, क्या है? नहीं, आकर्षण से आपका क्या तात्पर्य है? क्या आप विशेषताएं पूछ रहे हैं उनकी? हेलो। हेलो मैम। हेलो जी। सरोज स्मृति और जूही क्या है मैम, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी चाहूंगा। थोड़ा सा आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम सरोज स्मृति और जूही की कवि में मतलब क्या है मैम, ये कुछ समझा देंगी आप थोड़ा? मैम सरोज स्मृति। बेटा थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा जोर से, मतलब धीरे धीरे मतलब रुक रुक कर बोलिए और जरा। मैम सरोज स्मृति हाँ और जूही की कवि, हाँ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देंगी मैम? अच्छा बिल्कुल। सरोज स्मृति निराला ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा था और ये हिंदी का एक बहुत श्रेष्ठ शोक गीत है। हमारे यहाँ शोक गीत लिखने की परंपरा प्रायः नहीं थी, तो निराला ने ये शोक गीति लिखी, अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी। और इस कविता में निराला एक पिता के रूप में अपने सारे कर्मों को निष्फल करार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारा लिखा, लेकिन वो अपनी पुत्री को अपने बच्चों को, अपनी संतान को एक अच्छा जीवन नहीं दे पाए, वो एक पिता का दायित्व नहीं निभा पाए। इस कविता में वो लिखते हैं कि रख ना सका तुझे दधि मुख और पहना ना सका तुझे चीनान सुख। मतलब वो पुत्री के लिए कह रहे हैं, उसको याद करते हुए लिख रहे हैं कि तुझको कभी मैं दूध दही नहीं खिला पाया और ना ही कभी अच्छे वस्त्र पहना पाया। और इस कविता के अंत में वो कहते हैं कि धन्य मैं पिता हित तेरे लिए कुछ कर ना सका। और वो कहते हैं कि सारे जो मेरे कर्म हैं, सारी जो सृजनात्मकता है, वो सब नष्ट हो जाए क्योंकि मैं एक पिता के रूप में कभी खरा नहीं उतर पाया। सरोज स्मृति एक शोक गीत है, एलिजी। और जूही की कली तो एक सुंदर कविता है, प्रेम और श्रृंगार की कविता है। उसमें प्रकृति का मानवीकरण है कि विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमर कोमल तनु तरुणी जूही की कली, द्रगबंद किए शिथिल पत्रांक में। बच्चों की गोद में रात का समय है, जूही की कली सो रही है। और उस कविता में आगे है कि पवन दूर देश में है, पवन जो कि उसका प्रेमी है, उसका प्रिय है, वो उसके पास नहीं है। उसको, पवन को याद आती है जूही की कली की, वो
दौड़ता हुआ बिल्कुल त्वरित गति से नदी, पहाड़, झरनों सबको पार करता हुआ उस जगह पर आकर पहुंचता है। उस कली को वो हिलाता है, वो नहीं जागती तो जोर से हिला देता है और फिर वो जागती है और पाती है कि उसका प्रिय उसके पास सामने खड़ा है। तो ये श्रृंगार की कविता है, सरोज स्मृति शोक गीति। थैंक यू मैम। हेलो, और पीजी कोई? कॉलेज छिंदवाड़ा से नितेश। जी निराला काव्य दर्शन क्या है मैम? है वो क्या? निराला काव्य दर्शन क्या है? निराला का निराला काव्य दर्शन क्या है? काव्य दर्शन क्या होता है बेटा? काव्य दर्शन तो कुछ नहीं होता। तुम अपने मन से पूछो प्रश्न, तुमको यदि इस व्याख्यान में कुछ पूछना होती, क्योंकि काव्य किसी दर्शन पर आधारित तो हो सकता है, पर काव्य दर्शन क्या है ये नहीं समझ पा रही हूँ। निराला जो अद्वैतवादी दर्शन से प्रभावित हैं और विवेकानंद के दर्शन से प्रभावित है, रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित हैं, फिर वो कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित हैं, जो प्रगतिवादी कविताएं वो लिखते हैं, जो वर्ग चेतना की, वर्ग विषमताओं की, तो उनका कोई एक काव्य दर्शन नहीं है। हमने कहा कि बहुत विविधता है उनके काव्य। थैंक यू मैडम। हेलो, और कोई? हाँ, अब मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, देखिए, और ये एक रिमाइंडर है, आप एक बार अपनी स्मृति को दोहरा सकते हैं क्या क्या हमने आज बात की है। निराला कैसे कवि है, विद्रोही है, रूढ़िवादी। शिवपुरी पीजी कॉलेज से मैडम हसन कुमार राजू बोल रहा हूँ। हाँ बेटा। निराला मैडम कैसे कवि हैं जी? हाँ बताइए, विद्रोही है कि रूढ़िवादी? रूढ़िवादी। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ। हेलो, मंसूर पीजी मैम। मैम पवई कॉलेज से। मैम। हाँ बेटा। हेलो। हाँ तो मैम पवई कॉलेज से। पहले का आंसर रूढ़िवादी है। अच्छा, गलत है उत्तर। हमने पहले पीजी कॉलेज विद्रोही कवि हैं। रूढ़िवाद का तो उन्होंने हर जगह धज्जियां उड़ाई हैं, उन्होंने हर पारंपरिकता की धज्जियां उड़ाई हैं, है ना। अब बताइए, निराला का पहला काव्य संग्रह, ये पूछ चुके हैं आप, अनामिका है, ये मैं बता देती हूँ। फिर अब ये निराला की पाठ्यक्रम में संकलित कौन कौन सी कविताएं हैं, किन किन कविताओं को पढ़ रहे हैं आप लोग, कौन बताएगा? मैम मंसूर पीजी कॉलेज में निराला की कौन कौन सी कविताएं हैं? तो फिर एक बार मैम पवई कॉलेज से। जाओ फिर एक बार माँ अपने आलोक निखारो। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, निराला की साहित्यिक साधना के केंद्र कौन कौन से हैं? वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं? ये सब हम देख चुके हैं पहले। हेलो हेलो हाँ मैम, नाम कॉलेज बताइए। से नाम राजेश भुरिया। हाँ, कहाँ से बेटा? झावा कॉलेज। हाँ मेरा नाम राजेश भुरिया। हाँ बेटा बोलो। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं ये तो प्रश्न अभी हो चुका है, 2 भागों में है, रामविलास शर्मा जी ने लिखी है। अब अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता में छायावादी स्वर मिलता है या कि प्रगतिवादी स्वर मिलता है? कौन बताएगा ये? मैम प्रगतिवादी। मैम। शाबाश, नाम बताइए। मैम कुलदीप, कहाँ शासकीय से? महाविद्यालय पवई। पवई? जी, पन्ना जिले में है। अच्छा, ठीक बेटा, ठीक बेटा, शाबाश। फिर ये बताओ कि माँ अपने आलोक निखारो कविता में कवि ने क्या कामना की है, उसकी क्या इच्छा है? माँ ज्ञान के प्रकाश को बताया गया है, माँ के रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे माँ भारत माता और पृथ्वी माता, इन्हीं के बारे में बताया गया है। नहीं तो क्या मांगता क्या है कवि उसमें? केवल अपने लिए मांगा है कि सबके लिए मांगा है? नहीं, सभी के लिए मांगा है मैम। क्या क्या मांगा है? जैसे सूर्य का प्रकाश मांगा है और उन्होंने ज्ञान ज्ञान प्रकाश, मांगा, मनुष्य मात्र के लिए विवेक मांगा है और सौंदर्य मांगा है। ये 3 चीजें उन्होंने केवल अपने लिए नहीं, सारे मनुष्य के लिए, पूरी धरती के लिए, पूरी सृष्टि के लिए मांगी। ठीक है जी मैम। चलो अब बताओ कि दूधनाथ सिंह की एक पुस्तक का जिक्र बार बार किया है, कुछ कोटेशन भी मैंने आप लोगों को बताया है, उसके लेखक कौन से हैं? मैम पीजी कॉलेज मंसूर। हाँ बेटा, नाम बताइए। इधर सामने आइए, थोड़ा सामने आ जाइए बेटा।
हाँ, अब नाम बताइए। मैम पीजी कॉलेज मंसूर धापू पाटीदार। हाँ, बताइए दुर्गा सिंह की पुस्तक का क्या नाम है? निराला अंता आस्था, आत्मा अंता आत्महंता। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निराला और मुक्तिबोध की तुलना किस लेखक ने की है? ये कौन बताएगा? निराला ने लंबी कविताएं लिखी है। हाँ बेटा। रामविलास शर्मा। नहीं बेटा, गलत। निराला और मुक्तिबोध की तुलना, मुक्तिबोध तो बहुत बाद में आते हैं, निराला के बहुत बाद में आते हैं। रामविलास शर्मा जी उस समय नहीं थे, है ना। लंबी कविताएं लिखी हैं दोनों ने, निराला ने भी लिखी हैं, मुक्तिबोध ने भी लिखी हैं। तो वो कौन सा लेखक है जिसने इनकी तुलना की है? अभी अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले। नंद किशोर नवल। शाबाश। नाम बताइए। नाम जगदीश कुमार प्रजापति, पवई। पवई कॉलेज। अच्छा, शाबाश बेटा जगदीश, बहुत अच्छे। जी धन्यवाद। निराला के 3 उपन्यासों का नाम बताओ, कोई 3 उपन्यास निराला के। हमने देखा है, हमने उनके चित्र भी देखे हैं। मैम अप्सरा, अलका, प्रभावती। शाबाश। नाम क्या है आपका? नाम मैम जगदीश प्रजापति, गवर्नमेंट कॉलेज पवई। तुम बोल रहे हो और कोई नहीं बोल रहा है? जगदीश। जी मैम, अब जैसे हम ये तो सर मैम बोलते हैं। ठीक है। चलो, अब अगला प्रश्न है कि निराला के उस काव्य संग्रह का नाम बताइए जो उनके मरणोपरांत अर्थात मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। ये भी हम देख चुके हैं, हमने इसकी पिक्चर भी देखी थी, किताब का पृष्ठ भी देखा था हमने। 1969 में प्रकाशित हुआ है ये, जब वो निराला नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। नाम है उसका। उसका अर्थ ये होता है कि जब शाम को पक्षी लौटते हैं अपने अपने घरों में, तो वो जो आवाजें करते हैं उस पर आधारित है वो शीर्षक। कौन बताएगा? इतना सारा हिंट दे दिया मैं। कोई तो बताओ। कोई नहीं बताए? चलो हम बता देते हैं। निराला का मरणोपरांत प्रकाशित काव्य संग्रह है सांध्य काकली। काकली मतलब आवाज, है ना। और संध्या में शाम को जब लौटते हैं पक्षी जो आवाज करते हैं, ये जो कविताएं हैं निराला के अंतिम जीवन की कविताएं। ठीक है। तो निराला की भाषा कैसी है? तत्सम ही है, सामाजिक भी है, और तत्व शब्द भी है उसमें, और देशज शब्द भी है। और अंतिम प्रश्न है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होती है, यह कथा किसका है? कहा है ये? चलो, ये जो है स्वयं निराला ने ही कहा है। ठीक है। नमस्कार सबको और धन्यवाद।